विभागातर्फे आयोजित ऑनलाईन शिक्षणमध्ये मी दुर्गा शर्मा आपण सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते। विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19 मुळे आपली शाळा बंद आहे, पण शिक्षण चालू आहे। तर तुमच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी यूट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत। सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, मी दुर्गा शर्मा आज परत एकदा तुमच्या सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते। याच्यापूर्वी आपण मराठीतला 14 पाठ ते जीवनदायी झाड याचा भाग 1 बघितलं होतं। त्याचा भाग 2 हे उर्वरित राहिलं होतं। तर आज आपण भाग 2चा अध्यापन करूया। त्याच्यापूर्वी आपण भाग 1ची थोडंफार उजळणी करून घेऊया। आपण भाग 1 मध्ये बघितलं होतं की एक झाड होता। भरत सासणे हा पाठाचे लेखक होते। आणि भाग 1 में हमने देखा था कि एक झाड़ है जो जहाँ पे लेखक रहते हैं उस प्रदेश की बात वो बता रहे हैं कि वहाँ चारों ओर बहुत धूप है, वहाँ के झाड़ जल चुके हैं, वहाँ की ज़मीन जल चुकी है, हर एक चीज़ वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन लोग छाँव के लिए तरस रहे हैं। लोगों को हर जगह धूप ही मिल रहा है। उनके घरों के पतरे जल गए हैं, वो ज़मीन जो है वो तपकीरी कलर की हो गई है। तो इस प्रकार से वो जो प्रदेश है वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हरियाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे प्रदेश में एक झाड़ है जो कि एकदम गजा बजा मतलब फलों से भरा हुआ और एकदम गजा बजा है, जिसकी छाया भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आसपास के जो सजीव है, जो लिविंग थिंग्स है, आसपास के उन सारे सजीवों के लिए वो झाड़ जो है एक जीवनदायी केंद्र है। जीवनदायी केंद्र है, वो लोगों को आश्वासन देता है, लोगों को श्योरेंस देता है, विश्वास दिलाता है कि आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी, और वो लोगों को आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है। इस प्रकार का वो झाड़ है। तो उस झाड़ के बारे में कवि अब तक हमने देखा कि यहाँ पे लेखक बता रहे थे कि जो दूर दूर के पक्षी हैं उन तक संदेश जाता है कि भाई ये झाड़ जो है यहाँ पे हमें हर चीज़ मिलेगी, हमें राहत मिलेगी, हमें ठंडक मिलेगी, हमें फल मिलेंगे, हमें छाया मिलेगी। तो थव्याने मतलब झुंड में सारे पक्षी उड़ के वहाँ पे आते हैं। अब आगे की स्लाइड हम देखेंगे की झाडाखाली मुंग्याचंही एक वेगळंच विश्व होतं। एक वेगळंच विश्व मतलब उस झाड़ के नीचे जो मूंगी है, एंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत सारे प्रमाण में वहाँ पे दिखाई देती थी। विश्व मतलब मूंगियों ने भी वहाँ पे एक अपनी अलग दुनिया बना ली थी। अब मूंगी वहाँ पे क्यों रहते होंगे? क्योंकि वहाँ पे ठंडक है उस झाड़ के नीचे। जैसे कि आपने सुना कि बहुत बड़ी उसकी सावली दिखाई देती है, उसकी छाया दिखाई देती है, और सारे पक्षी वहाँ पे आते हैं। तो उस झाड़ के नीचे इतनी ठंडक मिलती है कि मूंगी भी वहाँ पे अपना एक अलग दुनिया मूंगियों ने भी बना ली है। अनेक रंगी कीड़े सुद्धा त्या दलदलीत होते। दलदल मतलब मडी प्लेस, जहाँ कीचड़ है। तो अनेक सारे बहुत सारे रंग के कीड़े भी वहाँ पर आते हैं। जैसे कि अभी आप जब आप रेनी सीजन में गाँव जाओगे तो आप देखोगे कि रेनी सीजन में वहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर के कीड़े दिखाई देते हैं। तो उस झाड़ के नीचे वहाँ पे ठंडक है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग कलर के कीड़े भी वहाँ पे रहते हैं। एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली मतलब मुझे दिखाई दी। एक बार पाहत होते मतलब जब एक बार मैं देख रहा था खड़े होके, तो सापाची कात मतलब सांप की खाल, उसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है। अभी आपको पता होगा कि नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ कि जो सांप होता है वो अपनी स्किन जो होता है वो बार बार निकाल के फेंकता रहता है, उसे नई स्किन आती रहती है। जो उनकी जूनी स्किन होती है, सांप अपनी स्किन निकाल के फेंकता है। अर्थात वहाँ पे सांप की खाल मिलना, सांप की स्किन मिलना, इससे ये मुराद है, इससे ये अर्थ निकलता है कि वहाँ पे सांप भी आकर रहते हैं। झाडावर खारीची वस्ती तर होतीच। अब यहाँ खारी मतलब खाने वाली खारी ऐसा नहीं है, जो हम लोग खारी खाते वो नहीं। यहाँ खारी मतलब स्क्वेरल, जो गिलहरी होती है जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पर गिलहरी की भी वस्ती थी। पण
थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसाव्याला येत. लेकिन उस ठंडी सी छाया में, कुत्री मतलब कुत्ता, उस ठंडी सी छाया में, और विसाव्याला मतलब विश्रांति करने के लिए. यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं उस ठंडी छाया में कुत्ते भी विश्रांति करने के लिए आते थे. अब देखो वहाँ पे कीटक, पक्षी और मनुष्य सब लोग उस झाड के नीचे आते थे. फुलांपासून ते फळापर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नहीं. लेखक बोल रहे हैं कि जो झाड़ का एक जीवन प्रवास होता है, एक जीवन रेखा होती है, जैसे हम लगाते हैं फिर ग्रो होता है, फिर पत्ती आते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं. तो लेखक बोल रहे हैं कि फूल से लेके फल तक का पूरा जीवन प्रवास मैंने उस झाड़ का नहीं देखा, परंतु शेवटच्या, लेकिन आखिरी शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिली. बोल रहे हैं कि लास्ट के समय में जो फूल लगे थे, जो ब्लॉसम था उस झाड़ का, जो फूलों की बहार आई थी, वो मैंने लगे हुए देखे. अब देखो जितने फूल आते हैं झाड़ में उतने फल भी आते हैं. नींबू के झाड़ की एक खासियत होती है कि जितने फूल उसमें लगते हैं उतने फल भी उसमें आते हैं. ही फुलं चिमुकली मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत. लेखक बोल रहे हैं कि ये जो फूल थे, ये फूल एकदम छोटे छोटे और मंद सुंदर सी सुगंध देते हुए, अद्भुत फळदार मतलब कि जितने फूल हैं इतने सारी मात्रा में फूल दिख रहे हैं तो उतनी अधिक मात्रा में फल आएंगे, ऐसा अद्भुत आश्वासन दे रहे हैं कि इतने फूल आए हैं और अब इतने फल भी आने वाले हैं, ऐसा आश्वासन देने वाली ये झाड़ उस समय दिख रहा था. फुलामुळं लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या उडू लागल्या. अब लेखक बोल रहे हैं कि फूल के कारण इतने सारे फूल थे और उस फूल से बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही थी जो आसपास फैल रही थी. तो इस सुगंध के कारण और उस फूलों में जो रस भरा था, उस रस के कारण जो सुगंध फैल रही थी, तो उसके कारण उस फूल के आसपास बहुत सारे पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या उडू लागल्या. मतलब बहुत सारे जो पंखधारी कीटक थे वो उस झाड़ के, उस फूल के आसपास उड़ने लगे. अब कौन कौन से पंखधारी कीटक थे, उनमें से कुछ कीटकों का नाम यहाँ पे लेखक ने दिया है. फूलपाखरं मतलब तितलियाँ, आणि रंगीत उड़ते कीटक मतलब तितलियाँ, और बहुत सारे अलग अलग रंग के जो कीटक थे उस फूलों के, उस झाड़ के आसपास उड़ने लगे. क्यों? फूल का रस ग्रहण करने, उसके सुगंध को लेने के लिए. फूलचुके चिमुकले पक्षी आणि भुंगे. अब फूलचुके मतलब जो फूल का रस पी लेते हैं, ऐसे छोटे, चिमुकले मतलब छोटे छोटे, ऐसे फूल का रस ग्रहण करने वाले ऐसे छोटे छोटे पक्षी, आणि भुंगे. भुंगे मतलब जिसे हम जिसमें से भूं भूं भौं भौं ऐसे आवाज़ आती है, जिसे हम भौरा बोलते हैं, तो वो भौरे भी उस झाड़ के आसपास, उस फूल के आसपास घूमने लगे. एका छोट्या फांदीवर मधमाशा चपोडही रचलं जाऊ लागलं. अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि एक छोटी सी फांदी मतलब एक झाड़ के एक छोटे से ब्रांच पे, एक छोटी सी टहनी पे मधुमक्खियों ने भी अपना छत्ता, चपोड़ी मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, तो मधुमक्खी उसने भी अपना छत्ता बनाने की शुरुआत कर दी. मधुमक्खियों ने भी अपना छत्ता, हनी बीन्स जिसे हम बोलते हैं वो मधुमक्खी, वे भी अपना छत्ता बनाने वहाँ पर लगी. तेव्हा मात्र खिड़की लावून घ्यावी असं वाटू लागला. अब लेखक क्या बोले कि जब मधुमक्खी का छत्ता वहाँ लगने लगा तब हमें डर लगने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो पूरा टाइम पर खिड़की बंद करके रखना पड़ेगा. अब देखो आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मधुमक्खी जब काटती है तो जब वो काटती है तो वो जिस जगह पे काटती है ना, वो प्लेस एकदम सूज जाता है, फूल के एकदम बड़ा हो जाता है और वो 2-3 दिन तक वैसे ही रहता है और उसमें बहुत पेन होता है. तो लेखक को ये डर हो गया कि भाई मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पे बन रहा है, अर्थात मधुमक्खी अब घर में आ सकती है और हमें काट सकती है. तो वो डर के मारे वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि खिड़की बंद करके रखनी पड़ेगी. पण त्या माशांनी कधी कुणाला दंश केला नाही.
अब देखो मधुमक्खी जो है वो डंस करती है, मतलब डंक करती है, वो ऐसा काटती नहीं है, ऐसा चबाती नहीं है, वो डंक मारती है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन उस छत्ते के जो मधुमक्खियाँ थी उन लोगों ने कभी भी डंक नहीं किया, उन्होंने कभी भी डसा नहीं। देखो वो काटती नहीं है, वो क्या करती है, डंस करती है, वो डंक करती है। आगे लेखक बता रहे हैं की सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाल्याचं माझ्या लक्षात आलं। अब सजीवों के लिए मतलब सारे लिविंग थिंग्स के लिए जीवनदायी केंद्र, जीने का एक केंद्र, ऐसा उस झाड़ की व्याख्या लेखक बोलते हैं मुझे दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उस झाड़ के नीचे पशु पक्षी कीटक और प्राणी मनुष्य हर सजीव उस झाड़ के नीचे आता था और एक वहाँ अपना जीवन बिताता था। सारे प्राणी पशु और कीटक इंसेक्ट सब अपने जीवन वहाँ पे व्यतीत करते थे। इसलिए लेखक बोलते हैं कि सजीवों के लिए जीवन देने वाला केंद्र ऐसा उस झाड़ की व्याख्या बन गई थी। पण इतकंच नव्हे तर माणसही त्या झाडाकडे आकर्षित होत होती। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, सिर्फ सजीव ही नहीं, मनुष्य भी उस झाड़ की तरफ आकर्षित, मतलब सिर्फ पशु पक्षी कीटक, सिर्फ यही प्राणी, सिर्फ यही लोग नहीं, जो मनुष्य है वह भी उस झाड़ की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अब क्यों हो रहे थे वो आगे आपको पता चलेगा। अभी दिया है, ज्या कुणा दक्षिणात्य स्त्रीनं हे लिंबाचे झाड राहत्या घराचं मागं केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं। अब देखो यहाँ भाडेकरू मतलब कि जो भाड़े से रहते हैं, जिसका खुद का घर नहीं होता। तो लेखक बोल रहे हैं जिस भी दक्षिणात्य स्त्री मतलब साउथ में रहने वाली, दक्षिण राज्य में रहने वाली जो स्त्री थी, जो बाई थी, उस स्त्री ने, उस साउथ में रहने वाली स्त्री ने जो ये झाड़ लगाया था वह वहाँ पे सिर्फ भाड़ेकरू थी, वह वहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाली नहीं थी। अब यहाँ पे लेखक ने भाड़ेकरू संबोधित क्यों किया है? क्योंकि उस स्त्री ने देखो उस झाड़ को लगाया। अब कोई कोई रहता है कि उनको ऐसा लगेगा भाई हमें यहाँ हमेशा रहना है तो हम ये झाड़ लगाएंगे, उस झाड़ का फ़ायदा हमें मिलेगा, उसके फल हमें मिलेंगे, उसकी छाया हमें मिलेगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगा। लेकिन वो दक्षिणात्य भाई जो थी वो वहाँ भाड़े से रह रही थी। उसे पता था कि मैं यहाँ कायम रूपी रहने वाली नहीं हूँ, एक ना एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही है। लेकिन फिर भी उसने उस झाड़ को लगाया, अर्थात उसे उस झाड़ को लगाने के पीछे कोई लालच नहीं थी उसकी, कोई ईर्ष्या नहीं थी उसकी, उसने लोगों के लिए उस झाड़ को लगाया था। तिनं त्या झाडाला कुंपण घातलं नव्हतं। कुंपण मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कोई झाड़ लगाते हैं तो उसके आसपास उसको सिक्योरिटी के लिए ऐसा जाली लगा देते हैं या कुछ दीवार बना देते हैं कि उस झाड़ का फ़ायदा दूसरे लोग न ले सके, और उसमें से एक जाली लगा के सिर्फ जो जिसने वो झाड़ लगाया है वो जाली खोल के अंदर जाएगा और उसका इस्तेमाल करेगा, फिर बंद कर देगा और फिर बाहर जाएगा। तो उस दक्षिणात्य स्त्री ने ऐसा कोई कुंपण, ऐसा कोई मर्यादा उस झाड़ के आसपास नहीं लगाई थी। मुक्त मोकळं झाड तिनं जणू कडूपणाचा आणि कंजूसीच्या मर्यादा घातलेला नव्हतं। मतलब उन्होंने एकदम मुक्त, एकदम खुले मन से उस झाड़ को लगाया था। उन्होंने कोई कड़ूपना मतलब मन के अंदर कोई गलत भावना रख के, कोई ईर्ष्या रख के सिर्फ मैं इसका इस्तेमाल करूँगी किसी को नहीं दूँगी, और ऐसा गुस्से की भावना रख के, और कंजूसी मतलब कि सिर्फ मैं अपना इसका फल यूज़ करूँगी किसी को नहीं दूँगी, ऐसी कोई भावनाओं को रख के, ऐसी कोई मर्यादा लगा कर उन्होंने वो झाड़ को नहीं लगाया था। उस झाड़ को उन्होंने खुले क्षेत्र में और सभी के लिए है ऐसा करके उन्होंने उस झाड़ को लगाया था। आसपासचे लोक येत लिंबाची फळं मुक्तपणे घेऊन जात। अब लेखक बोलते हैं कि आसपास के जो लोग थे वो वहाँ आते थे और उस झाड़ के फल को जितना चाहिए उतना अपने मन से लेकर जाते थे, पण फल कभी कमी पड़ली नहीं। लेखक बोले सभी लोग उस झाड़ का इस्तेमाल करते थे, उसके फलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस झाड़ में हमेशा फल भरा हुआ रहता था, कभी उसमें फल की कमी नहीं पड़ी।
फळांनी लगडलेलं मतलब एकदम गजबजा हुआ, एकदम भरा हुआ, फलों से एकदम भरा हुआ ते झाड़, दृष्ट लागण्यासारखा, दृष्ट मतलब यहाँ पे नज़र है, मतलब इतना फल लगे हुआ वो झाड़ था कि वो नज़र लग जाए ऐसा उस झाड़ में फल लगा हुआ था। तो लेखक बोलते हैं कि फलों से भरा हुआ, नज़र लगने जैसा वो झाड़ समृद्धी की भावना, समृद्धीचीच भावना जागवणारं आणि जीवनदायी होतं सगळ्यांसाठीच। अब समृद्धि मतलब कि हर चीज़ से आपको हर चीज़ उपलब्ध करी हुई, एकदम हरा भरा, एकदम फुलफिल आप हो, समृद्धि मतलब फुलफिल आप हो। तो ऐसा समृद्धि की भावना जगाने वाला कि मतलब हर चीज़ अच्छी है, आपके पास हर चीज़ उपलब्ध है, ऐसी भावनाओं को फैलाने वाला, ऐसी भावनाएं निर्मित करने वाला और जीवन देने वाला वो झाड़ था। और वो झाड़ सिर्फ उस दाक्षिणात्य भाई जिसने लगाया था उसके लिए नहीं, वो झाड़ सभी के लिए था। आता आपण पुढच्या स्लाइड बघूया। म्हणजे असं की माणसं, पशु पक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई असा सगळ्यांनाच हे आकर्षण घेत असे। अब लेखक बोल रहे हैं कि जैसा अभी देखो ये जो नाम इसमें दिए, मनुष्य, पशु पक्षी, कीटक, सांप, कुत्ते, खारी मतलब कि अपना गिलहरी, गोगलगाई, ऐसे सभी के लिए ये आकर्षण का केंद्र था। तो ये जितने नाम आप अभी इसमें देख रहे हैं, ये सारे नाम आपने पीछे स्लाइड में देखे कि इन सारे लोगों के बारे में चर्चा की गई थी। तो अभी देखो गोगलगाई भी जो घोंगा होता है वो, तो इन सारे लोगों के बारे में अभी आपने देखा। तो इन सारे लोगों के लिए वह एक इन आसपास भोवतालच्या काहीतलं विसाव्याचं मतलब विश्रांति देने वाला, इन सारे लोगों के लिए इन सारे लोगों को आकर्षित करने वाला, उन्हें खुशियाँ देने वाला, उन्हें सुविधाएं देने वाला यह जीवनदायी झाड़ बन चुका था। अब लेखक बोलते हैं भोवतालच्या मतलब आसपास के काहिलीतलं विसाव्याच्या आणि आनंदाचं जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा, मतलब आसपास के लोगों के लिए विश्रांति का और आनंद देने वाला और आशीर्वाद, ब्लेसिंग देने वाला, आश्वासन, एक सियोरिटी देने वाला कि मैं हूँ आपके लिए, इस धूप के क्षेत्र में मैं आपको छाया दूंगा, ऐसा सिक्योरिटी देने वाला आणि जगण्याचा दिलासा, जीवन जीने की दिलासा देने वाला यह झाड़ बन गया था। आता आपण पुढची स्लाइड बघूया। इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो। लेखक बोलते हैं कि उस झाड़ को इतना महत्व मिल गया था कि यह कीटक, पशु पक्षी और मनुष्य सभी के लिए यह झाड़ इतना महत्वपूर्ण था। यह देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड़ इमारत होती है। अब देखो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि लेखक जिस घर में रह रहे हैं और जिस घर के सामने, जिस घर के पीछे खुली जगह में ये जो झाड़ है परसदार, जो उसमें बताया गया है, जो झाड़ है उस झाड़ के बारे में लेखक जो बोल रहे हैं कि यह झाड़ एक जोड़ इमारत के सामने था। अब जोड़ इमारत जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो इमारत आपस में जुड़ी हुई है, वहाँ पे ये झाड़ था। ट्विन ब्लॉक शेजारी ते राहत होते, त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता। लेखक बोल रहे हैं कि यह एक ट्विन ब्लॉक था, यह एक जोड़ इमारत थी जो जुड़ी हुई थी और जो दूसरी इमारत थी उसके पिछवाड़े मतलब उसके पीछे फैले हुए खुली जगह में चक्क पाण्याचा हापसा। देखो आपको चित्र में हापसा दिखाई दे रहा है, इसे मराठी में हापसा बोलते हैं, जिसे गांव में चपलखा कुछ आप लोग बोलते हैं। पानी निकालने का जो साधन होता है उसे मराठी में यह हापसा बोला जाता है, जो ज़मीन के नीचे से पानी खींच के निकालता है। तो ये हापसा जो है वह जो दूसरी जुड़ी हुई इमारत है उसके पीछे खुली जगह में खिड़की के पास वो हापसा था और भरपूर पानी वहाँ पे उपलब्ध था। मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडीही नव्हती, लेकिन उस इमारत के आंगन में और उसके पीछे खुली हुई जगह में एक भी घास का
घास की एक डंडी भी दिखाई नहीं दे रही थी वहाँ पे, जबकि वहाँ पानी उपलब्ध है, वहाँ पे जगह उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी वहाँ पे घास की एक कांडी भी दिखाई नहीं देती थी। माणसं उदास दुर्मुखलेली त्रस्त वाटत। वहाँ पे रहने वाले जो मनुष्य थे वो कैसे दिखाई देते थे? वह एकदम उदास दिखाई देते थे। और दुर्मुखलेली मतलब एकदम उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे हो ऐसा एकदम एकदम हमेशा परेशान दिखाई देते थे। आणि त्रस्त मतलब त्रासलेली एकदम सैड एकदम स्ट्रेस में दिखाई देते थे। ऐसे वहाँ पे उस इमारत में रहने वाले लोग दिखाई देते थे। जबकि उनके पास जगह थी, उनके पास पानी था, सब कुछ था, फिर भी वो खुश नज़र नहीं आते थे। त्या घरातली स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे और उस घर में जो स्त्री रहती थी, जो औरत रहती थी, वो हमेशा दागिने पहन के वो हमेशा दागिने वगैरह पहन के बैठी रहती थी। परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही। अभी यहाँ लेखक बोलते हैं कि उस स्त्री के पास वो हमेशा गहने पहन के बैठती थी आणि त्याच्याकडे ज़मीन मुबलक, पानी आणि ज़मीन मुबलक, मुबलक मतलब खूब पुष्कळ, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसके पास खुली ज़मीन थी और उसके पास पानी भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था। आपको पता होगा कि गांव में पानी नहीं मिलता है जल्दी से, लेकिन उस स्त्री के पास पानी भी था, ज़मीन भी थी, फिर भी त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही। फिर भी हिरवा आनंद पसरवण्याचा मतलब झाड़ लगा के जो झाड़ लगाने पे जो आनंद मिलता है, जो छाया मिलती है और एक अलग प्रकार की खुशी मन में मिलती है, वो लोगों को भी देने और खुद भी लेने का प्रयत्न उस स्त्री ने कभी नहीं किया। वह सिर्फ बैठी रहती थी। झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक प्रवृत्तीच असावी लागते। अब प्रवृत्ति मतलब क्या है? यहाँ पे एक टेंडेंसी होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक स्वभाव होना चाहिए। वो एक जो मतलब यहाँ पे कवि लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि झाड़ लावणं मतलब झाड़ को लगाना, उसे बढ़ाना, ते जुगवणं, उसे ग्रो करना, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं और दूर दूर तक आनंद का, खुशियाँ का, उस झाड़ से मिलने वाली छाया और उस झाड़ से मिलने वाले फ़ायदा, इस सारी चीज़ों का जो संदेश है वो दूर तक फैलाना। और उस झाड़ से जो सजीव जो उसका फ़ायदा उठाएंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो उस आशीर्वाद को लेना, ये सारी चीज़ें करना, इसकी एक प्रवृत्ति, एक स्वभाव होना चाहिए। ये स्वभाव सभी के अंदर नहीं होता है कि हम दूसरों की मदद करें, हम उससे आशीर्वाद लें, हम झाड़ को लगाएं बिना किसी लालच के और लोगों को उसका फ़ायदा दे, तो लोग फ़ायदा उठा सके और लोग उसका लाभ उठा सके। ये प्रवृत्ति जो ये स्वभाव है ये सभी के अंदर नहीं होती है। लेखक बोलते हैं ये स्वभाव जो है, ये अंतर का जो स्वभाव है, ये एक स्वभाव सब में होता है अलग अलग, तो वह स्वभाव सभी के अंदर नहीं होता है। अब लेखक बोलते हैं जो माणूस एखादा झाड जगवतो, जो मनुष्य झाड़ लगाता है, तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार उजवत असतो। जो मनुष्य झाड़ लगाता है वो निसर्ग में एक हरा भरा चमत्कार फैलाता है। हे लिंबाचं झाड बघा ना, ज्या कुणा बाईनं हे झाड लावलं होतं ती बाई इथून निघून गेली होती, परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली होती। अब लेखक बोल रहे हैं जिस भी दक्षिण में रहने वाले, जिस भी साउथ में रहने वाली स्त्री ने ये झाड़ लगाया था, वह तो वहाँ यहाँ से चली गई थी, लेकिन अपने पीछे उसने एक अद्भुत नाट्य मतलब नाटक मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य नाटक कर रहे हैं, यहाँ अद्भुत नाट्य मतलब लेखक बोल रहे हैं कि उसने झाड़ लगाया और अब उस झाड़ पे कितने पशु पक्षी आ रहे हैं, गा रहे हैं और वहाँ पे अपना निवास ले रहे हैं, अपना घरटा, अपना घोंसला बना रहे हैं और कीटक आके उसके फूलों का रस पी रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं और उनकी जो पक्षियों की आवाज़ चहचहा रही है। तो ये सब एक नाट्य बोला है लेखक ने, वो एक ये जीवनचर्या अपने पीछे छोड़कर गई थी। दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगाने एक उत्सव साजरा होत असणार, फुलं येत असणार, घमघमाट दरवळत असणार आणि मग एक अख्खा फलोत्सव। लेखक बोलते हैं कि हर साल हर ऋतु में
उस झाड़ में एक उत्सव साजरा, एक त्यौहार मनाया जाता होगा। वहाँ पे क्या क्या होता होगा, वहाँ पे फूल आते होंगे आणि घमघमाट दरवळत, मतलब वो फूल की जो सुगंध फैलती है आसपास, उसको घमघमाट बोलते हैं, वो आसपास फैलती होगी। आणि मग एका अख्खा फलोत्सव और फिर एक बड़ा सा बहुत सारा अधिक मात्रा में फल निर्मित होता होगा आणि फळांचं लगडणं हे सगळं घडत असणार आणि फल लगते होंगे, फल मिलते होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती होगी। मी तर केवळ एका ऋतूतला सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो। मतलब लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक ऋतु में वहाँ पे था, मतलब मैं सिर्फ एक समर सीज़न में वहाँ पे था और उस समर सीज़न में मैंने देखा कि इतने धूप के प्रदेश में भी वो झाड़ एकदम हरा भरा खिल रहा है, लोगों को फल दे रहा है, लोगों को छाया दे रहा है। तो मैंने तो सिर्फ एक सीज़न का उस झाड़ की जीवनचर्या को देखा। और नानता मतलब खुशी, नानता मतलब कि एकदम खुशी खुशी जो उस झाड़ से लोग ग्रहण कर रहे थे और जो वहाँ के लोगों का जीने का तरीका था उस झाड़ पे, जो पशु पक्षी प्राणियों का जो जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, वो मैंने सिर्फ एक ऋतु का देखा। लेकिन वहाँ पे पण शेजारीची माणसं, लेकिन जो वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं ती अनेक वर्ष त्या घरात आलेली होती, वो अनेक वर्षों से उस घर में रहते हुए आ रहे हैं, परंतु न त्यांनी ते हिरवं कौतुक पाहिलं, न त्यांनी झाड लावली, न त्यांनी फुलं फुलवली। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने तो जब उस झाड़ के इस हिरवे कौतुक को देखा, उस चमत्कार को देखा, लेकिन वहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों ने तो बहुत सालों से और बहुत सीजन में उस झाड़ के इस कौतुक को देखा होगा, इस चमत्कार को देखा होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी फल लगाऊं या एक छोटा फूल उगने वाला कोई पौधा लगा दूं, यह भी उन्होंने नहीं सोचा। उनके अंतर्गत निसर्ग का जो आनंद होता है, निसर्ग से मिलने वाला जो आनंद होता है, वो उनके मन तक कभी पहुंचा ही नहीं है, ऐसा लेखक बोलते हैं। मैंने देखा, पाहिलंच नाही कि मैंने देखा कभी उनके मन तक निसर्ग का जो आनंद है वह कभी पहुंचा ही नहीं। म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्याच्या परस अंगणासारखीच उदास, भकास, तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनानं। लेखक बोलते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस जैसा वो आंगन है जिसमें एक घास नहीं है और वो एकदम उदास है, एकदम वो बाँझ जैसा हो गया है, वो जल चुका है, उसी तरीके से वहाँ पे रहने वाले लोगों का मन भी वैसा ही हो गया है और वो भी वैसे ही उदास रहते हैं। अब लेखक बोलते हैं ती झाड लावणारी ती दक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती। लेखक बोलते हैं वो झाड़ जिसने लगाया था, साउथ में रहने वाली बाई एक बार हमारे घर मुलासह मतलब अपने बच्चे के साथ वहाँ पर आई थी। तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड़ पाहिलं। उसने आते से पहले जाकर क्या किया, उस झाड़ को देखा, उस झाड़ के पास गई। तिचा तो हळवेपणा, हळवे मतलब उस झाड़ के प्रति जो उसका प्यार था, हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला। सृजन मतलब कि क्रिएटिविटी, कोई नया करने का क्रिएटिविटी जो होता है, तो उसका उस झाड़ के प्रति प्रेम देखकर मुझे लगा कि भाई इस व्यक्ति में, इस औरत में बहुत क्रिएटिविटी करने की इच्छा है, कुछ नया करने की इच्छा है। मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी मन जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं। मतलब अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी करने की, नवनिर्माण करने की, कोई नया चीज़ निर्मिती करने की अगर आपके अंदर इच्छा होगी, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा किसी नए चीज़ को करने से जुड़े रहोगे और आपकी उम्र कितनी भी हो जाए फिर भी वो क्रिएटिविटी की जो चीज़ है वो आपके अंदर से कभी नहीं जाएगी। झाडांना फुलवणं, रुजवणं आणि हिरवा संदेश दूरवर पोहोचवणं यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी निर्मितीक्षम होत असावं। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अगर झाड़ आप लगाते हो और हरे संदेश को उसे उगाते हो और इस हरे संदेश को लोगों तक पहुँचाते हो, तो आपके अंदर हमेशा आनंद फैला रहेगा, हमेशा आपके अंदर नया करने की जो भावना है वो हमेशा निर्मित होती रहेगी। एक मागं ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवांना जगवत, आनंद देत, जीवन देत, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं, हे पाहिलं की मन थक्क होतं। लेखक बोल रहे हैं कि
जो घर के पीछे जो झाड़ लगाया गया है वो कितने लोगों को खुशियाँ दे रहा है, जीवन दे रहा है और लोगों को एक आश्वासन, श्योरिटी दे रहा है, उन्हें आशीर्वाद, उन्हें ब्लेसिंग दे रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर कि एक झाड़ इतनी सारी चीज़ें कर रहा है इतने लोगों के लिए, तो हमें भी करना चाहिए। ऐसी एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर निर्मित होती है। ये सारी चीज़ें देखकर मेरा मन जो है वो थक्क हो गया था। जे मर्म, हे मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला वाटतं आनंदी राहतात। और यह जो सीक्रेट चीज़ है, ये जो मुद्दा है, ये जो अर्क है, यह जिसने जान लिया कि यह झाड़ हमें क्या करने का संदेश दे रहा है, तो ये मर्म, ये सीक्रेट मीनिंग जिसने जान लिया वह हमेशा खुश रहता है। अब लेखक बोलते हैं, जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लेऊन बसतात, त्यांचा भोवताली कधी हिरवं झाड उगवत नाही। लेखक बोलते हैं कि जो सिर्फ भौतिक चीज़ों में ध्यान रखते हैं और दागिने लेऊन बसतात, भौतिक चीज़ें मतलब कि जो व्यवहारिक उपयोगी चीज़ों में जिसका मन हमेशा लगा रहता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये चीज़ों में जो हमेशा रहता है वह त्यांच्या भोवताली कधी हिरवं झाड उगवत नाही। उनके आसपास आपको कभी जो हरे भरे झाड़ है वो दिखाई नहीं देंगे आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नहीं। अब यहाँ पे पक्षी मतलब मन के अंदर जाके पक्षी आवाज़ करेंगे ऐसा नहीं है। त्यांच्या मनात पक्षी चिवचिवत नहीं मतलब यहाँ लेकर कहना चाहते हैं कि वह कभी हरे भरे झाड़ नहीं लगाएंगे और उस झाड़ पे आकर पक्षी गाना गाए, छाया ले, अपना घोंसला बनाए, रहने का आवाज़ बनाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचेंगे कि मैं दूसरों का भला करूं, मैं उनके लिए कुछ अच्छा काम करूं। ऐसा वो भौतिक वस्तु का उपयोग करने वाले कभी नहीं सोच सकते। आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत असावे, वह हमेशा खुशियों से, आनंद से हमेशा वंचित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो सकता, उसके पास कितनी भी सारी बड़ी चीज़ें आ जाए, लेकिन उसे मन का जो अंतर्गत का आनंद होगा, जो असली खुशी होती है, वो उसे कभी नहीं मिलती है। त्या जीवनदायी झाडांना आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही सांगितलं। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि उस झाड़ ने अपनी इस हिरव्या भाषेत मतलब अपनी भाषा में, मतलब उसने कभी लहलहाते हुए, कभी झाड़ों की पत्तियों की आवाज़ से, कभी झाड़ गोल गोल घूम रहे हैं, इन सारी चीज़ों से और अपनी छाया से और लोगों को ठंडक देके, लोगों को छाया देके, लोगों को फल देके, फूल देके और एक अच्छी सुगंध देके, जो भौरों को अपना रस देकर, ये सारी चीज़ें करके अपनी एक हरी भाषा में उसने जो संदेश दिया है कि हमें झाड़ लगाना चाहिए और हमें और अधिक लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, कभी खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। यह उसने अपने हरे भाषा में मुझे जो एक संदेश दिया है। लेखक बोलते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस झाड़ ने मुझे अपनी हरे भाषा में सिखाई है। इस प्रकार से ये जो झाड़ है वो हमें आसपास हरापन फैलाने का, झाड़ लगाने का, लोगों की भलाई करने का, परोपकार करने का संदेश ये झाड़ हमें देता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आजचा तास नक्कीच आवडला असेल अशी माझी अपेक्षा आहे। त्यामुळे आजच्या तासाला लाईक करायला व तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका। आणि मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशा प्रकारे आज आपण मराठी विषयाचा अभ्यास केला। मला अशी अपेक्षा आहे की हा पाठ तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजला असेल। जर तुम्हाला हा पाठ नाही समजला असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ वारंवार बघण्याची कृपा करावी। धन्यवाद।